सवालों के इर्द गिर्द हम बात करने की कोशिश करेंगे। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर सुरेश कुमार गोयल साहब, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आदित्य कोठारी, जो कि पूर्व विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चलूँगा आलोक मेहता जी के पास। आलोक जी, आखिर हम इसे कैसे देखें, कैसे समझें और कैसे जानें कि जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन संकेतों के जरिए ये जो वीज़ा, पहले तो टैरिफ का टेरर दिखाया अमेरिका ने, अब वीज़ा को लेकर सख्ती दिखा रही है, तो भारतीय छात्रों को या भारत के जो पेशेवर लोग हैं, उन्हें कितनी परेशानी होने वाली है? देखिए मनोज जी, कल भी आपने चर्चा की थी जी। मैं तो पहले कहूँगा सैम पेट्रोदा साहब ने क्या कर रहे थे। सैम पेट्रोदा तो वहाँ राष्ट्र कांग्रेस के, ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं। तो भारत की एनआरआई की अपनी एक जो लॉबी है, उसका एक अपना महत्व है। लेकिन हाँ, ये सही है कि भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो पहले से वहाँ है, मान लीजिए पहले से जो काम कर रहा है या अभी छात्र है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती हो गई कि वो भारत वापस आए या ब्रिटेन जाए, जापान जाए, जर्मनी जाए। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, और हमारा आपका आत्मविश्वास जिसको कहना चाहिए, कि ऐसे जो भी ऐसी आते हैं तो अवसर में बदल जाते हैं। आपदा जो अवसर में, जैसे कोविड पीरियड आया तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम में कितना भारत आगे काम करने लगा, दुनिया में और लोग बड़ा बड़ा काम करने लगे। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि संकट तो है, लेकिन ये संकट 3 लाख मान लीजिए हमारे यहाँ है, तो वो कंपनियाँ भी, मनोज जी आप भी अभी आप ब्रिटेन होकर के आए थे, कई कंपनियां जब जॉब देती हैं या निमंत्रण देती है तो वो खुद भी अपना वीज़ा का इंतजाम भी करती हैं। तो कुछ कंपनियां भारत की होंगी, कुछ वहाँ की कंपनियां हैं। इसीलिए कुछ कंपनी ने, आपने देखा होगा, आज भी ये कहा है कि भाई तुरंत आ जाओ, चूँकि वापस आने में प्रवेश में दिक्कत ना आ जाए। जो इस समय अमेरिका से बाहर कहीं यूरोप में है या कहीं पर घूमने गया हुआ है, कहीं भारत आया हुआ है, 24 घंटे में, चूँकि कंपनियों की जिम्मेदारी भी है, माइक्रोसॉफ्ट ने और मैं उन कंपनियों ने तत्काल अपने एम्प्लॉइज से कहा कि आप रहो, चूँकि हम रखना चाहते हैं। तो कुछ तो कंपनियां इसका खर्च उठाती हैं जो इसको समझता हो। और यदि आपको 5 करोड़ तनख्वाह मिल रही है, उसमें यदि 88 लाख ले रहा है, तो और उसके बाद हो सकता है कि भारत प्रवासियों का भी दबाव पड़े। मैं तो आज भी निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी को तो और ज़्यादा, चूँकि उनकी तो अमेरिका में लॉबी है, मैंने कल भी चर्चा हो रही थी हमारे यहाँ कि हो सकता है वो खुद अमेरिका ही जाने वाले हों। तो ऐसी स्थिति में भारत ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो अपने लोग यहाँ टेक्निकल लोग हैं, उससे अमेरिका को कई नुकसान होगा। और ये केवल अमेरिका के लिए नहीं है, माने भारत के लिए नहीं है, ये चीन, देखिए चीन और भारत के लोग बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी में वहाँ पर है। हमारा 71% है, तो बाकी यदि 11% चाइनीज़ हैं, कोई यूरोपियन भी होगा, कोई और अफ्रीका का होगा। तो H1B वीज़ा, ये भारत में जो राजनीति है उसको, अरे भारत के खिलाफ है भाई। ट्रम्प यदि कहता है कि मैं तो फर्स्ट इंडिया, कल से हम कहते हैं नेपाल वाले को नहीं आने देंगे या नेपाल वाले से इतना फीस लेंगे, तो एक संकट नेपाल में खड़ा हो जाएगा ना, हाहाकार मच जाएगा। तो नुकसान, हमारी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है। हमारे यहाँ तो अमेरिका की कंपनी यहाँ आकर के बना रहा ना, एप्पल नोएडा में बन रहा है, सैमसंग भारत में बन रहा है। तो हमारे यहाँ लोगों की गुंजाइश होगी। ये सही है कि वो तनख्वाहें जो मिलती है भारत से जब जोड़ता है, तो डॉलर में जो तनख्वाह मिल रही है, तो हमारे लोगों को एक आकर्षण होता है कि हम 5 साल काम करके, मैं भी 3 साल यदि जर्मनी में रहा तो सोचा चलो यहाँ काम करके अनुभव होगा। उस जमाने में इतनी तनख्वाहें नहीं होती थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत आने के लिए अवसर बनेगा, और भारत नुकसान अमेरिका को, टेक्नोक्रेट कमी होगी, जो कांत ने भी कहा है। इसलिए, और सुरेश गोयल जी भी आपको बताएंगे कि कूटनीति में पहले भी कई बार झटके अमेरिका से इससे भी ज़्यादा मिले हैं। जी, मेरे पास मौजूद हैं सुरेश गोयल साहब, मौजूद हैं। सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से संकेत निकल कर आया है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, चाहे वो F1 हो या J1 हो, उसे लेकर भी इस तरह के संकेत निकल कर आए थे, उसे लेकर भी चर्चा हुई थी। और अब फिर से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये बात अलग है कि पहले 5 लाख रुपए लगते थे, अब 88 लाख रुपए लग रहे हैं, एक बड़ी रकम है। अमेरिका से इस तरह के संकेत निकल कर आएंगे, ट्रंप मैसेज देते रहेंगे, क्योंकि अगर हम या तो हम उनकी बात मान लें और नहीं मानेंगे तो वो बार बार इस तरह का फिलर देते रहेंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे हमारे लिए
इस फैसले में काफी नेगेटिव असर हमारे ऊपर पड़ेगा शुरू शुरू में। जी। लॉन्ग टर्म नहीं समझता हूं मैं ये कि शॉर्ट टर्म में असर पड़ेगा। लेकिन ये जो पॉलिसी ट्रंप ने लागू करी है, ये केवल भारत को टारगेट करने के लिए नहीं है। आप हमको ये समझना चाहिए कि नुकसान होगा हमें शुरू में, लेकिन ये टारगेट भारत के लिए नहीं है। इसमें चीनी भी शामिल हैं, जी। इसमें फिलीपाइंस के भी लोग शामिल हैं। साउथ ईस्ट एशिया से काफी बड़ी पॉपुलेशन वहां पर काम करती है जो H1B वीजा के ऊपर है। ये बेसिकली पार्ट जो है ट्रंप की पॉलिसी का, कि जो अमेरिकन हैं वहां पर, अमेरिकन सिटीजन्स, उनके लिए जॉब क्रिएट किए जाए। उनका अपना ये हमेशा मानना रहा है कि जो बाहर के लोग हैं आकर के वो अमेरिकन की जॉब हथिया रहे हैं। गलत है कि बात पे अभी नहीं करूंगा, लेकिन उस पॉलिसी का हिस्सा है ये। एक पहली बात तो ये है। तो हमें इसको भारत को टारगेट करा है ये नहीं समझना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भारत और हमारी यूएसए की रिलेशनशिप काफी सेंसिटिव रिलेशनशिप है, खासतौर पर अभी ट्रेड और टैरिफ के बाद में। और आपने जिक्र किया था स्टूडेंट वीजा, तो काफी बीच में ये रोड ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स आए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम एक ही स्पीड ब्रेकर और खड़ा हो बीच में, उससे नुकसान दोनों देशों को हो सकता है। दूसरी चीज, और ये आपको समझना चाहिए, अमिताभ कांत ने कहा है ये, और काफी लोगों ने कहा है ये जो इन क्षेत्र के जानकार हैं, कि इससे अमेरिका की कंपनीज को ऑफशोरिंग करके ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऑफशोरिंग क्या होता है कि जो काम पहले अमेरिका में होता था और उसके लिए वो एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को रखते थे H1B वीजा के थ्रू, अब वो जॉब अमेरिका में ना रह करके जो दूसरे देश हैं वहां पर चले जाएंगे ये। जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, जहां पर काफी सारी कंपनियां अभी भी जॉब्स को ऑफशोर के माध्यम से कर रही है ये। तो ये जॉब जो है इंडिया में आएंगी तो लॉन्ग टर्म में बल्कि इससे इंडिया को फायदा होगा ये। तो हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ऐसा कदम उठा रहे हैं जो कि जानते बूझते कर रहे हैं, और ये पता नहीं है कि इससे नुकसान अल्टीमेटली यूएसए को ही होगा। जब ऑफशोर ही करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, 1 साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये देखता हूं कि इससे फायदा भारत का होने वाला है डेफिनेटली। तो मैं नहीं समझता हूं कि हमको इस नियम से ज्यादा घबराना चाहिए या ज्यादा परेशान होना चाहिए। अमेरिका अपना डिसीजन ले रहे हैं, ट्रंप जो भी सोच समझ के ले रहे हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में फायदा हिंदुस्तान का ही होने वाला है, क्योंकि जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगी फिर। जी जी, जी मानती। मेरे साथ मौजूद हैं कोठारी साहब, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कोठारी साहब, क्या मानते हैं? पहले F1 J1 को लेकर तमाम इस तरह की बातें सामने आई और स्टूडेंट को लेकर एक कन्फ्यूज़न हुआ। वहाँ पर एक मानसिक दबाव भी उन छात्रों पर बना हुआ जो कि विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। अब वीज़ा एप्लीकेशन को लेकर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। आप क्या मानते हैं, रोज़गार पर कितना असर पड़ेगा? जो टैलेंट है उस पर कितना असर पड़ेगा? मनोज जी, शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एक बात कहूंगा कि जो भी देश इनवर्ड लुकिंग हो, अंदर की तरफ देखती हो कि हम अगर बाहर के लोगों को लॉकआउट कर देंगे और उससे हमारा देश इंसुलेट रहेगा, ये जो एक मानसिकता है, ये बेसिकली बहुत ही डेंजरस मानसिकता है। इट्स अ वेरी डेंजरस स्ट्रैटेजी, और ये उन्हीं के ऊपर में एक तरीके से बाज बन के गिरेगा। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी इज अ वेरी मायोपिक वे ऑफ लुकिंग एट पॉलिटिक्स, जो कि ट्रंप साहब और उनके जितने भी इर्द गिर्द जितने भी उनके एडवाइजर्स हैं, जिस हिसाब से वो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, बेसिकली इनवर्ड लुकिंग एक शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रहे हैं। रहा बात जो H1B एप्लीकेंट्स है, आलोक जी ने जैसा कहा कि 71% जो एप्लीकेंट्स है H1B के, जो बेनिफिशरीज है, वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से आते हैं, वो भारत से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक दबाव, एक फ़र्क हमें नज़र आएगा। जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स जाके पढ़ के फिर अपना फ्यूचर वहाँ पर बनाने का सोचते हैं, उनके ऊपर एक दबाव आएगा। वो अब यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडीज़ नहीं देखेंगे। वो अब UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर हायर एजुकेशन। साथ ही साथ इसका जो बेनिफिशियरी होगा, जैसे एम्बेसडर गोयल साहब ने कहा कि ये जो H1B का दबाव जो आप बनाएंगे, तो नेचुरली ये जो जॉब्स है, जो H1B के जो जॉब्स कर रहे थे लोग, जो 85,000 जॉब्स जो अभी सालाना जो हो रहे थे, वो कोई इजीली रिप्लेसेबल जॉब्स है नहीं, क्योंकि ये आपको समझना होगा, ये 45 घंटे से 60 घंटे काम करने वाले लोग हैं। जो एवरेज अमेरिकन है वो ये काम नहीं करने चाहते हैं। इसी के वजह से इंडियंस वर प्रोबेबली द मोस्ट सूटेबल लॉट टू फिल इन दोज जॉब्स, क्योंकि वो लोग आराम से वो काम करते थे, क्षमता से वो काम करते थे, दृढ़ता से वो काम करते थे, जो अमेरिकन नहीं करना चाहते। तो ये इजीली रिप्लेसेबल नहीं होगा। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इसके ऑफशोरिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगे। फर्स्ट बेनिफिशियरीज आएंगे आपके कनाडा और यूके जैसे कंट्रीज, जहां पर एक टैलेंट पूल प्रेजेंट है। साथ ही साथ बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव जैसे लोकेशंस है, जहां पर इन कंपनीज के ऑलरेडी लोकेशंस ऑलरेडी मैप्ड है, वहां पर ये इसके रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। बट साथ ही साथ इसके एक हायर बोल के एक टैक्सेशन अभी यूएस में आने वाली है, जहां पर आउटसोर्सिंग पर भी, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड कंपनीज है, अगर वो आउटसोर्स करती है अपने जॉब्स को कोई दूसरे लोकेशन में, तो उनको 25% टैक्स एक्सचेकर को देना होगा। तो वो भी एक डिबेटेबल मामला है कि इसका बेनिफिट कितना आएगा। सो ये अभी फाइन प्रिंट्स है, ये अभी बहुत क्लैरिटी है नहीं इसमें। आई थिंक अभी 2-4 दिनों में इसकी क्लैरिटी और साफ आएगी, तब हमें समझ में आएगा कि इसका वाकई में कितना डेंट होने वाला है और इसका बेनिफिट कितना होने वाला है। बट एक चीज जो इंडिया को बेसिकली करना चाहिए, जो टैरिफ्स के बाद में हमने किया था, जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स जो हमने किया, जिससे इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने चर्न करने की कोशिश की और इंटरनल कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर